Hello learners, welcome to Biocation Academy. This is your educator Sumita. Biocation is a one-stop destination for life sciences students जो कि national level competitive exams को target कर रहे हैं. Biocation Academy ऐसे students को help करता है in achieving the right kind of strategy to crack these exams. तो आप भी अपने dream exam को crack कर सकते हैं Biocation के साथ जुड़कर. उसके लिए फॉलो कर लें हमारे चैनल को फॉर क्वालिटी एजुकेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज का हमारा टॉपिक है रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स. सो दिस इज आवर लेक्चर 3 ऑफ आवर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीरीज. इससे पहले हमने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 डिस्कस किए थे. अगर आप लोगों ने उन लेक्चर्स को गो थ्रू नहीं किया है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इसके अलावा आप लोगों को एक्सेस मिल सकती है हमारे बाकी सीरीज़ की, जिसमें हमने कवर किया है इकोलॉजी सीरीज़ को, डेवलपमेंटल बायोलॉजी सीरीज़ को एंड सेल बायोलॉजी सीरीज़ को. इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स को अच्छे से समझने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं. सो प्रोकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. ऑल्सो इनको हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है विच लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड इट. सो प्रोकैरियोट्स के अंडर ऑर्गेनिजम्स जो आते हैं दैट आर आर्केबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा. राइट. इन सभी ऑर्गेनिजम्स में से भी जिनके ऊपर सबसे एक्सटेंसिव रिसर्च हुई है to study the replication process, that is eubacteria. Now why eubacteria? Because eubacteria का जो जीनोम होता है, so it has a genome which is double stranded DNA and it is circular in nature. Also इस सर्कुलर डीएनए की जो लेंथ होती है दैट इज 4.6 मिलियन बेस पेयर्स. नाउ दिस बैक्टीरिया, द यूबैक्टीरियाज, इसमें से भी स्पेसिफिकली जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च हुई है, रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टडी किया गया है, दैट इज ई कोलाई, विच इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म. तो मेजॉरिटी ऑफ द लैब्स, जितनी भी लेबोरेटरीज होती हैं, उनमें ई कोलाई को as a model organism चूज किया जाता है to study various biological phenomena. So this is because E. coli का जो जीनोम है, this double stranded DNA, circular DNA, सबसे पहले तो ये एक सिंगल क्रोमोसोम की फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेता है when it has to divide. Right? And the time it takes for this bacteria to replicate this single chromosome is only 40 minutes. So 40 minutes में ये अपने DNA को replicate कर लेता है and after that 20 minutes later इसमें सेल डिवीजन ट्रिगर हो जाती है. सो जो अप्रोक्सीमेट टाइम है ई कोलाई बैक्टीरिया का डबल होने का, दैट इज जस्ट 60 मिनट्स. सो इन 60 मिनट्स बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लेता है. नाउ बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया बेसिकली, इसमें भी जो रेप्लिकेशन का मॉडल था वो दिया गया था बाय 3 साइंटिस्ट.
Jacques Monod, Sidney Branner, and Jacques Cuisine. Sorry, this is Jacob Monod, not Jacques. This is Jacob Monod. इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलके जो मॉडल दिया, इट वाज नोन एज रैप्लिकॉन मॉडल. सो दीज साइंटिस्ट सेड कि जो डीएनए है, जितना भी डीएनए, दिस होल सिंगल सर्कुलर डीएनए, ये सारा का सारा जो रेप्लिकेट होता है, इसको कंप्लीटली बोला गया रैप्लिकॉन. And this replicon basically have two components. One is the replicator और दूसरा होता है इनिशिएटर प्रोटीन. Now, replicator क्या होता है? So replicator is basically a specific sequence. So it is a specific sequence जहां से replication की इनिशिएशन जो है वो शुरू होती है. Initiate. And it is also known as origin. हम इसको origin भी बोलते हैं. And the second component is the initiator protein. So initiator proteins are very important because यही प्रोटीन जो हैं ये इस replicator sequence को recognize करते हैं और वहां से DNA को replication के लिए initiate करते हैं. Right? Now, because replication जो है वो एक specific sequence से initiate हो रही है, which is known as the origin. So most of the bacteria जो होते हैं उनमें single replicator होता है या फिर single origin site होती है, right? इसके अलावा the DNA also has terminating sequences. Now because यहाँ से पूरा complete DNA जो है ये अपने आप को replicate करता है, so this whole DNA is considered as a replicon because ये independently अपने आप को replicate करता है, right? Now जो replication का procedure है in case of E. coli, it follows the theta model of replication. So क्या होता है कि origin पे initiator proteins bind करते हैं and they start the initiation process. वहां से unbind करते हैं DNA को and create a replication fork. Right? Now this replication fork ये क्या करती है, अपने आप को opposite direction में move करती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो DNA डुप्लेक्स है E. coli का वो सेपरेट हो जाता है इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड DNA एंड इन सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के अगेंस्ट जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज होते हैं. नाउ बिकॉज ये इस तरह का ग्रीक लेटर थीटा जो है इससे रिजेंबल करता है ये रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, इसीलिए E. coli जो है वो थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन फॉलो करता है. ऑल्सो
This model is also observed in certain viruses which have circular DNA. So mostly जिन organisms के पास circular DNA होगा उनमें थीटा मॉडल जो है रेप्लिकेशन का वो फॉलो होता है. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट अ सिंगल रेप्लिकेशन origin has it creates two replication forks. यहाँ पर two replication forks जो हैं वो फॉर्म होते हैं and they move in opposite direction, right? यहाँ पे एक important चीज ध्यान में ये रखनी है कि लीडिंग स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस है एट द रेप्लिकेशन फॉर्क वो अलोंग द अनवाइंडिंग होती है, अलोंग द रेप्लिकेशन फॉर्क होगी. सो अगर रेप्लिकेशन फॉर्क इस तरफ को मूव कर रही है तो लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस भी इसी डायरेक्शन में होगी. वहीं पर जो लैगिंग स्ट्रैंड है जिसका टेम्पलेट डीएनए का ओरिएंटेशन 5' to 3' होगा. नाउ दिस इज सिमिलर टू द 5' to 3' सिंथेसिस ऑफ द न्यू न्यूक्लियोटाइड्स. तो इसको कैरी आउट करने के लिए जो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है रेप्लिकेशन फॉर्क के. सो दोनों ही रेप्लिकेशन फॉर्क पे यही प्रोसीजर जो है वो फॉलो होगा. सो ओरिएंटेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो इन सिंक होती है टू द अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स, while lagging strands की जो synthesis है that will be in the opposite direction of the moving replication fork, right? Now अब हम डिटेल में देखेंगे कि जो ओरिजिन है, जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहां से इनिशिएशन शुरू होती है, व्हाट इट इज कंपोज्ड ऑफ. ठीक है, ये क्या सीक्वेंसेस होते हैं एंड यहाँ से कैसे इनिशिएशन का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है. नाउ जो ओरिजिन है इन केस ऑफ ई कोलाई डीएनए हैज अ सिंगल ओरिजिन. बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आते हैं. अगर हम प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोट्स में जो आर्के बैक्टीरिया है उनमें भी स्पेसिफिक स्पीशीज कॉल्ड सल्फोलोबस बैक्टीरिया. इसका क्रोमोसोम जो होता है इट इज ऑल्सो सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है. बट अनलाइक ई कोलाई जिसके पास एक ही ओरिजिन होता है जहां से इनिशिएशन शुरू हो सकती है, दिस सल्फोलोबस स्पीशीज ऑफ आर्के बैक्टीरिया इट हैज 3 ओरिजिन्स. तो इसके पास 3 ओरिजिन्स होते हैं. सो दैट मीन्स कि इसके पास 3 रेप्लिकॉन्स है जहां से ये इनिशिएशन को कैरी आउट कर सकता है, राइट? नाउ कमिंग बैक टू ओरिजिन, जो ई कोलाई का ओरिजिन है बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंजर्व्ड सीक्वेंसेस. कंसेंसस सीक्वेंसेस. ना इनको कंजर्व्ड इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज अगर हम प्रोकैरियोट्स की जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के क्रोमोसोम्स को अगर हम कंसिडर करें और मैच करें तो उन सब के ओरिजिन में ये सीक्वेंसेस जो हैं, ये 2 सीक्वेंसेस जो हैं ये सेम रहेंगे, राइट? सो इसीलिए इन ऑल द बैक्टीरियल क्लासेस of the prokaryotic family they have 2 conserved consensus sequences. These are, now one is 5 9 base pair sequence. So there are 5 9 base pair sequences जो कि present होते हैं and they are termed as R sites. इनको हम बोलते हैं R sites, right? So in conserved sequences का जो sequence है वो fixed रहता है, like and it is made up of 9 base pairs. So they are mostly TT and the third base pair जो होगा it could be A or T.
उसके बाद T, N मीन्स कोई भी न्यूक्लियोटाइड, अमंग द 4 न्यूक्लियोटाइड्स कोई भी। देन उसके बाद C विल बी कंजर्व्ड, A विल बी कंजर्व्ड, C एंड C। सो ऐसे 9 बेस पेयर सीक्वेंसेस जो हैं वो 5 फॉर्म्स में जो हैं वो रिपीट होते हैं। सो दीज आर R1, R साइट 1, R साइट 2, R साइट 3, R साइट 4 एंड R साइट 5। इसके अलावा यहाँ पर इस एरिया में देयर आर एडिशनल सीक्वेंसेस which are I1, I2, I3, right? Now this sequence, this 9 base pair sequence, और इसको हम 9-mer sequence भी बोलते हैं, 9-mer sequence। सबसे पहले तो इसके पास 5 R sites होती हैं which are repeated। Now R sites important इसलिए होते हैं because यही sites हैं जो कि recognize होती हैं by the initiator protein। सबसे पहले इनिशिएटर प्रोटीन जो है वो इन्हीं साइट्स पर आकर बाइंड करता है। Now, इसके अलावा इनिशिएटर प्रोटीन जो है एडिशनल साइट्स पर भी बाइंड करता है विच आर आई साइट्स। सो आई साइट जो है दे सर्व एज एडिशनल बाइंडिंग साइट्स फॉर द इनिशिएटर प्रोटीन। राइट, अदर देन दीज 2 साइट्स यहाँ पर इस सीक्वेंस में और भी 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं विच आर स्पेसिफिक फॉर सर्टेन प्रोटीन्स, एंड these protein binding sites are IHF, which stands for integration host factor, and the second is FIS, which stands for factor for initiation, factor for inversion stimulation, inversion stimulation। अब ये जो 2 प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली इनका वैसे एज सच कोई खास रोल होता नहीं है इनिशिएशन में, बट ये नेसेसरी होते हैं फॉर रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। सो दे आर नेसेसरी फॉर रिकॉम्बिनेशन। राइट, ना इसके अलावा द सेकेंड कंजर्व्ड सीक्वेंस जो है दैट इज टर्म्ड एज 13 बेस पेयर सीक्वेंस विच इज ऑल्सो नोन एज DUE। इसको बोला जाता है DUE, एंड DUE स्टैंड्स फॉर DNA अनवाइंडिंग एलिमेंट। नाउ ये DNA अनवाइंडिंग एलिमेंट जो है ये 3 टेंडम एरेज की फॉर्म में अरेंज्ड होता है। राइट, एंड द सीक्वेंस इज कंसिस्ट ऑफ 13 base pairs which are G, A, T, C, T, N, double T, N and triple T. So this particular sequence is basically AT rich। ये AT rich होता है, मतलब A और T base pairs जो हैं ये ज़्यादा frequently occur होंगे इस conserved sequence में। Plus the name suggests DNA unwinding element, that means कि सबसे पहले जो अनवाइंडिंग होगी DNA डुप्लेक्स की वो इसी कंजर्व्ड सीक्वेंस से शुरू होगी। राइट, सो इनिशिएटर प्रोटीन जो है वो सबसे पहले यहाँ पर आके बाइंड करेंगे, एंड देन इनके यहाँ पे बाइंड होने की वजह से इस DUE सीक्वेंस की अनवाइंडिंग शुरू होगी। सो इट सर्व एज इनिशियल site for unwinding। Right, now this whole conserved sequence which is composed of 2 components, it consists of 245 base pairs।
और इसको ई कोलाई में स्पेसिफिकली बोला जाता है ओराइसी, राइट. So the single replicated region of the E. coli is termed as ORI-C, and it is composed of 245 base pairs having 5 9 base pair sequence, 9-mer sequence, and 3 tandemly arranged 13 base pair sequences. Right? Now let's understand the nature of the initiator protein. Right? इनिशिएटर प्रोटीन जो है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो कि नेसेसरी होता है फॉर कैरिंग आउट द रेप्लिकेशन प्रोसेस, राइट. इसमें भी बेसिकली जो रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस है, whether it is in prokaryotes or in eukaryotes, it occurs in 3 stages. First is the initiation of the replication. Second is the elongation, in which new nucleotides are added against the template strand. And third जो है, that is the termination. जब DNA replication complete हो जाएगी तो उसकी termination, right? So these 3 steps are followed in both prokaryotes and eukaryotes. Now coming back to the initiator protein. Initiator protein जो है ये act करता है as a licensing factor. So it is a licensing factor जो कि signal देगा कि replication अब शुरू होनी है, right? Now these are special proteins because ये एक special family of proteins को belong करते हैं, which is 3A positive ATPases family. Now 3A stands for ATPases, associated with diverse cellular activity, right? Now third important feature of initiator protein होता है that these use ATP for their activity, right? तो ये प्रोटीन्स जब ATP के साथ बाइंड होते हैं या बाउंड होते हैं, they are in active form, and when they are bound with ADP, they are in inactive form. Right? So the functions of initiator protein is, सबसे पहले तो ये बाइंड करते हैं रेप्लिकेटर के साथ, ओरिजिन के साथ, रेप्लिकेटर डीएनए के साथ एट दी स्पेसिफिक साइट्स जो कि हमने अभी पीछे डिस्कस करी, 9-mer एंड 13-mer सीक्वेंसेस, राइट. इनके इस स्पेसिफिक सीक्वेंस पे बाइंड करने के बाद दे ऑल्सो help in recruiting additional proteins for carrying out the initiation of replication. And also the third most important function of these proteins is that they carry out the initial unwinding of the DNA duplex, forming replication bubble. Right? Now let's get into the detail of the all the 3 processes जो मैंने अभी बताए, initiation, elongation and termination. Right? So सबसे पहले initiation का जो process है वो कैसे carry out होता है.
सो इनिशिएशन जो है बेसिकली it starts with the binding of the DNA A protein, which is the initiator protein in case of prokaryotes. Right? Now, this DNA A protein जो है ये अपनी ATP bound form में आता है और ये bind करता है सबसे पहले 9-mer sequences पे and यहाँ पे भी ये R sites के साथ bind करता है. Right? Now these proteins they have maximum affinity for R sites. मतलब कि ये सबसे ज़्यादा जो है बाइंडिंग एबिलिटी जो है वो R साइट्स के साथ दिखाते हैं. इन साइट्स के साथ ये अपनी ATP बाइंड फॉर्म में भी बाइंड करते हैं और ADP बाइंड फॉर्म में भी बाइंड करते हैं. Now 9-mer sequence also has I sites, right? एडिशनल साइट्स होती हैं जहाँ पे DNA A प्रोटीन जो है वो बाइंड करता है. Now, इन आई साइट्स पे ये स्पेसिफिकली बाइंड करता है, मतलब ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी ATP बाउंड फॉर्म में ही बाइंड कर सकता है. राइट? Now, इनकी जो बाइंडिंग है आई साइट्स पे दिस इज स्पेसिफिक एंड दिस स्पेसिफिक बाइंडिंग जो है इट लीड्स टू अ टाइट right-handed wrapping on the DNA. जिसकी वजह से जो adjacent 13-mer tandem repeats हैं, 3 tandem repeats हैं, इनके ऊपर strain पड़ता है. Right? So the number of DNA A bound with ATP are 8. So 8 DNA A ATP protein जो हैं they bind at R sites, 5 R sites and 3 I sites. This creates a strain on the 13-mer sequence जिसकी वजह से additional binding होती है on the 13-mer sequences. अब DNA A protein जो हैं वो bind करते हैं additional binding of DNA A proteins, right? So additional binding जो है ये basically cause करती है melting of DNA. Melting means renaturation. मतलब यहाँ से DNA जो है, जो DNA का डबल स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के से सेपरेट हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म सिंगल स्ट्रैंडेड DNA here, फॉर्मिंग अ रेप्लिकेशन बबल. राइट? नाउ इसी को मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखाया गया है. राइट? सो DNA A प्रोटीन जो है दे बिलोंग टू द ट्रिपल A पॉजिटिव ATPases फैमिली. ये बाइंड करते हैं 9-mer सीक्वेंस पे इन अ कोऑपरेटिव फैशन. Right? 8 DNA A proteins bind at 9-mer sequences and this is the ATP with which they are bound, right? जो कि इनको एक्टिव बनाती है, इसके फंक्शन को एक्टिव बनाती है. Right? Now DNA A जो है वो 9-mer sequences पे अपनी HTH मोटिव के साथ बाइंड करता है. Right? Now बायोकेमिस्ट्री में आप जानोगे कि जो प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, दे हैव अ स्पेसिफिक मोटिव. उनका जो स्ट्रक्चर होता है दे हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड विद दैट स्ट्रक्चर दे कैन बाइंड विद DNA और अनदर मॉलिक्यूल्स. राइट? अब क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन जो है वो स्पेसिफिकली DNA के साथ बाइंड कर रहा है विच इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल. राइट? सो वो DNA के साथ जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स बाइंड करते हैं दे बाइंड विद देयर हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव. सो हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव जो है ये स्पेसिफिकली DNA के साथ बाइंड करने के लिए होती है. राइट? नाउ और जो एडिशनल DNA A प्रोटीन जो हैं वो 13-mer सीक्वेंस पे ऐड होते हैं. अब यहाँ पे जो DNA ऐड होते हैं दे बाइंड विद द ATPase डोमेन.
यहाँ पे दे बाइंड विद ATPase डोमेन। राइट ना, अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ DNA का स्ट्रैंड जो है इट बेंड्स। नाउ दिस बेंडिंग इज इनिशिएटेड बाय द IHF, राइट। सो इट इज, मतलब अभी तक ऐसा माना गया है कि IHF जो है इंटीग्रेटिंग होस्ट फैक्टर, जो कि कुछ बाइंडिंग साइट्स थी 9 सीक्वेंसेस पे, ठीक है, जिनका एज सच कोई रोल नहीं था इनिशिएशन प्रोसेस में। नाउ रिसेंटली इट हैज़ बिन डिस्कवर्ड कि IHF जो है ये हेल्प करता है बेंडिंग ऑफ द DNA, ताकि और टॉर्जनल स्ट्रेन जो है वो क्रिएट हो 13 सीक्वेंसेस पे एंड DNA की डीनेचुरेशन हो जाए, राइट। So this is the initiation of the how DNA A protein जो है वो torsional strain initial unwinding करता है DNA पे, right? Now after the binding of the DNA A proteins or the initiator protein, this creates the single strand DNA. Now the single stranded DNA and the DNA A protein, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इट लीड्स टू द रिक्रूटमेंट ऑफ द 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, राइट। सो दीज 2 they help in the recruitment of 2 complex proteins. Now these proteins are DNA helicase, which is E. coli में specifically इसको बोला जाता है DNA B, and the other is the DNA helicase loader, जिसको E. coli में बोला जाता है DNA C. Now both these complexes are very important to carry out the initiation process further, right? So क्या होता है कि DNA हेलिकेज जो है ये एक हेक्सामेरिक प्रोटीन है, राइट, मतलब ये 6 सब यूनिट से बना हुआ है एंड इट इज अ रिंग्ड प्रोटीन। ये रिंग्ड प्रोटीन होता है जो कि बाइंड करता है ऑन द सिंगल स्ट्रैंड्स क्रिएटेड बाय द इनिशिएटर प्रोटीन एट द 13 सीक्वेंस DUE एलिमेंट रीजन पे, एंड इनकी जो लोडिंग है सिंगल स्ट्रैंड्स पे दैट इज कैरिड आउट बाय द DNA हेलिकेज लोडर, राइट। सो DNA हेलिकेज जो है इट इज अ मोनोमेरिक प्रोटीन। ये मोनोमेरिक प्रोटीन होता है, सिंगल सब यूनिट से बना होता है, और ये हेल्प करता है DNA हेलिकेज को बाइंड करने में ऑन द सिंगल स्ट्रैंड्स, राइट। DNA हेलिकेज का काम क्या है? टू further unwind the DNA को और अनवाइंड करना ताकि उसके ऊपर प्राइमर्स ऐड हो पाए फॉर प्राइमिंग। नाउ दिस, ये जो अनवाइंडिंग जो है ये एक्चुअली तभी कर पाता है जब पहले से ही अनवाइंडिंग DNA इनिशिएटर प्रोटीन ने कैरी आउट कर दी होती है, ये बस उसको कैरी फॉरवर्ड करता है, राइट। एंड दिस अनवाइंडिंग इज बेसिकली डन बाय इट्स ATP एक्टिविटी। तो इसके पास भी ATP एक्टिविटी होती है, बट इट डजंट बिलोंग टू द AAA ATPases फैमिली, राइट। नाउ whereas on the other hand जो DNA हेलिकेज लोडर है उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये बिलोंग करता है AAA पॉजिटिव ATPases फैमिली को। सो लाइक द इनिशिएटर प्रोटीन जो कि AAA पॉजिटिव ATPases फैमिली से बिलोंग करते हैं, वैसे ही DNA हेलिकेज लोडर भी इन्हीं फैमिली को बिलोंग करते हैं। सो दैट मीन्स इसके पास भी इंट्रिंसिक ATPase एक्टिविटी होती है और ये एक्टिव होता है अपनी ATP बाउंड फॉर्म में, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है कि ये
डायरेक्ट करेगा असेंबली ऑफ हेलिकेज ऑन द सिंगल स्ट्रैंड. DNA helicase, right, on single strand DNA, right. Also it keeps itself bound to the helicase ताकि हेलिकेज जो है वो इनएप्रोप्रिएट अनवाइंडिंग ना कर दे डीएनए की. ठीक है. सो इट ओनली unwinds the DNA at appropriate sites only. So it inactivates DNA helicase by preventing its inappropriate binding. राइट. नाउ ये जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स क्रिएट हुआ है डीएनए बी और डीएनए सी की बाइंडिंग से, दिस कॉम्प्लेक्स इज टर्म्ड एज प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स. राइट. नाउ आफ्टर द डीएनए helicase and the DNA loader has been loaded on the single stranded DNA, this leads to the recruitment of the next kind of protein which is very important. ठीक है. तो इनिशिएशन प्रोसेस में नेक्स्ट रिक्रूटमेंट किसकी होती है? प्राइमेज एंजाइम की. नाउ दिस प्राइमेज एंजाइम इन केस ऑफ ई कोलाई इसको बोला जाता है डीएनए जी प्रोटीन. राइट. तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बिकॉज जितने भी ये नाम हैं, बिकॉज हेलिकेजेस प्राइमेजेस ये यूकैरियोट्स में भी होते हैं बट दे आर डिफरेंट. उनके लिए जो जीन है वो डिफरेंट है एंड इन प्रोकैरियोट्स इट इज़ डिफरेंट. उनके नाम भी डिफरेंट है. तो दैट यू हैव टू डिफरेंशिएट कि कौन सा प्रोटीन किस केस में है. ठीक है. मैच द कॉलम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस. अब प्राइमेज जो है डीएनए जी प्राइमेज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है एंड अगेन इसके पास भी एटीपी एक्टिविटी होती है बट इट इज नॉट अ AAA पॉजिटिव एटीपीएस प्रोटीन. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्राइमेज इज टू सिंथेसाइज प्राइमर्स. ये प्राइमर्स को सिंथेसाइज करता है. राइट. नाउ ऐसा क्यों जरूरी है? बिकॉज जो मेन एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, जिसके बारे में हमने लेक्चर सेकंड में किया था, डीएनए पॉलीमरेज जो कैटेलाइजिंग एंजाइम होता है. डीएनए पॉलीमरेज की एक ड्रॉबैक होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स को ऑलरेडी प्रेजेंट 3-OH ग्रुप पे ही ऐड कर सकता है. राइट. नाउ अगर प्राइमर यहाँ पे ना हो तो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स जो क्रिएट हुए हैं बाय द अनवाइंडिंग, यहाँ पर कोई भी 3-OH ग्रुप फ्री 3-OH एंड जो है वो नहीं है जहाँ से डीएनए पॉलीमरेज ऐड करेगा न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को. इसीलिए जो इनिशियल फ्री OH ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द प्राइमर. राइट. सो इट प्रोवाइड्स फ्री 3-OH ग्रुप फॉर डीएनए polymerase. Right. Now, after the addition of the primer, the DNA helicase loader जो है वो रिमूव हो जाता है, रिलीज हो जाता है. सो जो रिलीज है डीएनए सी का, डीएनए सी विच इज द डीएनए हेलिकेज लोडर, it is initiated by the binding of the primase which leads to the ATP hydrolysis. DNA C के पास जो ATP थी उसकी हाइड्रोलिसिस होने की वजह से DNA C जो है इसकी बाइंडिंग एफिनिटी जो है DNA स्टैंड के लिए वो कम हो जाती है एंड इट डिसोसिएट्स इटसेल्फ. यहाँ से डिसोसिएट हो जाता है. राइट. नाउ इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है?
दिस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, इनके ऊपर जो ये प्राइमेज और हेलिकेज लोड हुए हैं, दे फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट functional unit of the initiation process termed as primose, right? So primose is the functional unit of the initiation process which composed of DNA G primer and DNA B helicase, right? Now after the binding of the primer, this primose complex, it is basically recognized by another protein which is termed as DNA clamp loader known as gamma complex. इसको हम बोलते हैं gamma complex, right? So it is a 5 subunit protein. ये 5 subunit से बना होता है, where it has 3 tau subunits and 2 delta and 2 delta dash subunits, right? Sorry, 1 delta and delta dash subunits, right? Now this clamp loader is very important because ये क्या करेगा, ये recruit करेगा sliding clamp की loading को, जिसको हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था, विच इज द प्रोसेसिविटी फैक्टर, जो कि डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को, उसकी पॉलीमराइजेशन रेट को एनहांस करता है. सो डीएनए क्लैंप लोडर जो है वो जैसे ही प्राइमोज जो है वो असेंबल होता है ऑन दी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और दी रेप्लिकेशन बबल, वैसे ही उसकी रिकॉग्निशन जो है वो डीएनए क्लैंप लोडर जो है वो कर लेता है, एंड इट रिक्रूट्स इटसेल्फ ऑन दी डबल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, right? This assembly of the clamp loader on the replication bubble completes the initiation step, right? तो यहां से initiation जो है वो complete हो जाती है. Now what are all the enzymes? कौन कौन से enzymes है जो initiation करवाते हैं replication की, ठीक है? So they are listed here. DNA A protein, right, which is a AA positive, belongs to AA positive ATPase family, और ये सिंगल सब यूनिट का बना होता है, राइट? और इन टोटल 8 DNA A प्रोटीन जो है वो बाइंड करते हैं ऑन दी ORIC, राइट? देन कम्स दी DNA B प्रोटीन हेलिकेज विच टेक्स ओवर द अनवाइंडिंग, जो कि डीएनए ए ने इनिशिएट करी थी उसको आगे फर्दर कैरी आउट करता है, एंड दिस इज अ हेक्सामेरिक प्रोटीन. देन कम्स द डीएनए सी प्रोटीन जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर डीएनए बी की लोडिंग के लिए. देन सम प्रोटीन्स आर ऑल्सो देयर विच आर हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स, राइट? सो ये भी एनहांस करते हैं डीएनए की अनवाइंडिंग को ऑन दी DUE रीजन, राइट? सो ये DUE रीजन पे एनहांस करते हैं अनवाइंडिंग को. देन कम्स द प्राइमेज DNA G प्रोटीन जो कि सिंथेसाइज करता है RNA प्राइमर्स को. देन नेक्स्ट set of proteins is the single stranded DNA binding proteins. Now these are very important because जैसे ही हेलिकेज जो है, जैसे ही हेलिकेज कैरी आउट करेगा अनवाइंडिंग को फर्दर एट द 2 रेप्लिकेशन फोर्क्स जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्रिएट हुए हैं ये दोबारा से रीनेचर करने की प्रॉपर्टी रखते हैं. तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, टू स्टेबलाइज द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर जो कि क्रिएट हुआ है, इसके लिए यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो कॉपरेटली बाइंड करते हैं ताकि वो स्टेबलाइज कर सके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को एंड प्रिवेंट देयर रीनेचुरेशन, राइट? एंड दे आर दीज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है ई कोलाई के केस में दे आर टेट्रामेरिक, 4 सब यूनिट से बने होते हैं, राइट? देन कम्स दी RNA पॉलीमरेज, ये भी DNA A की एक्टिविटी को फैसिलिटेट करता है.
एंड इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोटीन है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डीएनए गायरेज प्रोटीन, जिसको डीएनए टोपोआइसोमरेज 2 भी बोला जाता है। डीएनए गायरेज जो है ये स्पेसिफिकली प्रोकैरियोट्स में देखा जाता है, राइट। नाउ इसका काम क्या है? दिस इज ऑल्सो अ टेट्रामेरिक प्रोटीन एंड इट रिलीव्स टॉर्जनल स्ट्रेन जनरेटेड बाय द डीएनए अनवाइंडिंग। नाउ जैसे ही हेलिकेज जो है वो रेप्लिकेशन फोर्क्स के ऑपोजिट मूव करेगा उनकी अनवाइंडिंग को, उसकी वजह से क्या होता है कि जो डुप्लेक्स है डीएनए का, ऑलरेडी इट इज इन अ हेलिकल फॉर्म, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होगा, अनवाइंडिंग जो है वो क्रिएट करेगी टॉर्जनल स्ट्रेन एंड इट विल क्रिएट पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क। तो ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को इंट्रोड्यूस करती है, राइट। नाउ दीज पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग नीड्स टू बी रिमूव ताकि स्मूथ रेप्लिकेशन जो है प्रोसेस जो है वो कैरी आउट हो सके। सो दिस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इज रिमूव्ड बाय another set of proteins which are termed as DNA gyrase or topoisomerase 2, right? Now how does they remove the positive supercoiling? जो DNA gyrase है ये क्रिएट करता है डबल स्टैंडर्ड निक, दैट मीन्स कि ये डीएनए को कट कर देता है ताकि जो सुपरकॉइल्स हुए हैं उसमें से एक पोर्शन जो मतलब एक डीएनए का जो पोर्शन है वो उसमें से निकल जाए एंड नेगेटिव सुपरकॉइलिंग्स को इंट्रोड्यूस करे। सो डीएनए गायरेज जो है ये क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा नेगेटिव सुपरकॉइलिंग को। तो नेगेटिव सुपरकॉइलिंग हेल्प करती है डीएनए डुप्लेक्स को रिलैक्स करने में, ठीक है। ओके, so these are all the enzymes which are necessary for the initiation of the replication process. Now we'll discuss the second stage of the replication process, which is elongation. तो elongation step जो है इसमें जो प्राइमर था और जो हेलिकेज का कॉम्प्लेक्स था which was together termed as primose, this recruits the loading of the sliding clamp loader, राइट। सो स्लाइडिंग क्लैम्प लोडर जो है ये रिक्रूट करता है। नाउ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि जैसे ही प्राइमोज जो है ये ऐड होते हैं वैसे ही जो डीएनए ए इनिशिएटर प्रोटीन जो असेंबल्ड थे, 8 डीएनए ए प्रोटीन जो असेंबल्ड थे, स्लाइडिंग क्लैम्प लोडर की रिक्रूटमेंट से क्या होता है, इनकी एटीपी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, राइट। सो बाय द रिक्रूटमेंट ऑफ द स्लाइडिंग क्लैम्प एटीपी हाइड्रोलिसिस जो है वो इनिशिएट होती है और इनिशिएटर प्रोटीन्स की, जिसकी वजह से दे गेट रिलीज्ड फ्रॉम द डीएनए डुप्लेक्स, राइट। नाउ एलोंगेशन का जो प्रोसेस है ये इनिशिएट होता है बाय नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम विच इज द डीएनए पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम, जिसको हमने डिटेल में कवर किया हुआ है लेक्चर 2 में, राइट। सो डीएनए पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम जो है ये कैरी आउट करता है सिंथेसिस ऑफ लैगिंग एंड लीडिंग स्ट्रैंड ऑन द रेप्लिकेशन फॉर्म। सो जो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस है वो साइमल्टेनियस होती है ऑन द रेप्लिकेशन फोर्क्स, the 2 replication forks, right? One moves in this direction and the other moves in this direction, right? So after the assembly of the primase enzyme, जो primase enzyme है और जो हेलिकेज है इसको क्लैम्प लोडर रिकॉग्नाइज करता है और क्लैम्प लोडर फिर क्या करता है, रिक्रूट करवाता है स्लाइडिंग क्लैम्प को, राइट। सो सबसे पहले जो प्राइमर सिंथेसिस है वो कैरी आउट होती है
ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसकी ओरिएंटेशन है 3' to 5', राइट. सो दिस 3' to 5' टेम्पलेट स्ट्रैंड एट द ओरिजिन, जहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क इस साइड को मूव करी है, वहां पे सबसे पहली फर्स्ट प्राइमर जो है वो यहाँ पे सिंथेसाइज होता है. एंड दिस प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन जो है ये रिकॉग्नाइज करता है स्लाइडिंग क्लैंप लोडर एंड दी स्लाइडिंग क्लैंप, बीटा स्लाइडिंग क्लैंप, इसको हम बोलते हैं बीटा स्लाइडिंग क्लैंप, विच इज द प्रोसेसिविटी फैक्टर, राइट. नाउ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो साइमल्टेनियसली सिंथेसाइज हो रहे हैं. सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अब यहाँ पे कि जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड्स पर, वो कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करे, साथ साथ चले. तो इसके लिए मोर देन वन डीएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पे रिक्रूट होते हैं, राइट. सो इन टोटल जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है होलो एंजाइम, इसके पास 3 डीएनए पॉलीमरेज कोर्स होते हैं, राइट, जो कि पॉलीमराइजेशन कैरी आउट करते हैं. ओके, नाउ बिफोर आई मूव टूवर्ड्स द एलोंगेशन प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जो स्लाइडिंग क्लैंप की लोडिंग है वो कैसे कैरी आउट होती है बाय द स्लाइडिंग क्लैंप लोडर, राइट. सो दिस इज द स्लाइडिंग क्लैंप लोडर और द गामा कॉम्प्लेक्स, राइट. नाउ दिस स्लाइडिंग क्लैंप लोडर जो है ये, इसकी फंक्शनिंग के लिए एटीपी जो है वो बहुत नेसेसरी होती है. So it requires ATP for its function, right? Now, जैसे ही इसको ATP मिलती है, ये ATP के साथ बाउंड होता है, it opens the donut shaped beta sliding clamp. राइट. सो यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है बीटा स्लाइडिंग क्लैंप की, रिंग की. सो ये 2 रिंग्स की फॉर्म में, आइडेंटिकल रिंग्स की फॉर्म में एक जो है वो अरेंज्ड होता है, ठीक है, बीटा स्लाइडिंग क्लैंप. सो इसकी जो ओपनिंग है वो एक सब यूनिट इंटरफेस जो है वहां से होती है. नाउ दिस ओपनिंग रिजल्ट्स और इट दिस एटीपी बाउंड स्लाइडिंग क्लैंप एंड दी ओपन बीटा स्लाइडिंग क्लैंप जो है, ये कॉम्प्लेक्स जो क्रिएट हुआ है ये रिकॉग्नाइज करता है अब डीएनए डुप्लेक्स को, राइट. सो डीएनए डुप्लेक्स किसका, सिंगल और टेम्पलेट डीएनए एंड दी प्राइमर, जो प्राइमर सिंथेसाइज हुआ है इस टेम्पलेट के, राइट. सो ये जो डुप्लेक्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, the opened beta sliding clamp loaded by the clamp loader, right. So जैसे ही डीएनए जो है इनके रिंग से जो है वो बाइंड करता है इनके साथ, वैसे ही वो हाइड्रोलिसिस कर देता है स्लाइडिंग क्लैंप लोडर की एटीपी की. सो इन द बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द एटीपी it gets converted into ADP and inorganic free inorganic phosphate. So ये जो ADP फॉर्म है ये इसकी जो है पुअर एफिनिटी होती है फॉर द DNA. So it gets dissociated, ये डिसोसिएट हो जाता है यहाँ से, राइट. So the only remaining portion is the beta sliding clamp with both its subunits. बीटा स्लाइडिंग क्लैंप का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन और भी है कि ये डीएनए पॉलीमरेज का जो कोर है उसको मूव नहीं करने देता इधर उधर, राइट. सो इट कीप्स द डीएनए पॉलीमरेज ऑन वन पोजीशन, वन स्पेसिफिक पोजीशन, राइट. आफ्टर दिस रिक्रूटमेंट ऑफ द स्लाइडिंग क्लैंप्स ऑन द प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन, अब यहाँ से एलोंगेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा. सो सबसे पहले जो है बीटा स्लाइडिंग क्लैंप, जो इस ये फोक जो है रेप्लिकेशन फोक जो है जो इस तरफ को मूव करी है, यहाँ पे 1 डीएनए पॉलीमरेज कोड जो है वो एलोंगेट करेगा इस प्राइमर को ऑन इट्स 3'OHN. तो यहाँ से ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू कर देगा, राइट.
एंड ऑन द अदर हैंड क्या होगा, दूसरा प्राइमर जो है, सॉरी दूसरा प्राइमर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूसरा प्राइमर जो है वो वो सिंथेसाइज होता है ऑन दी लैगिंग स्ट्रैंड. सो लैगिंग स्ट्रैंड के टेम्पलेट की जो ओरिएंटेशन है दैट यू हैव टू रिमेंबर 5' to 3', राइट. सो ये ओरिजिन के ऑपोजिट साइड होगा बिकॉज रेप्लिकेशन फोक जो है वो इस साइड को मूव करिए, तो दैट मीन्स कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो इस तरफ को सिंथेसाइज होगा, राइट. सो सबसे पहले जो प्राइमर सिंथेसाइज होगा ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड, इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय द स्लाइडिंग क्लैंप लोडर, जो कि लोड करेगा स्लाइडिंग क्लैंप को. एंड जो सेकेंड डीएनए पॉलीमरेज 3 कोर है वो यहाँ पे एंगेज हो जाएगा एंड इट विल लीड टू द एलोंगेशन. अब बिकॉज यहाँ पे ओरिएंटेशन अलग है, 5' to 3' है, एंड बिकॉज साइमल्टेनियस सिंथेसिस हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे लूपिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बनाती हूँ, यहाँ पे लूपिंग दिखाई नहीं हुई है, ठीक है. सो दिस लूपिंग इज नेसेसरी ताकि ओरिएंटेशन को 5' to 3' किया जाए अकॉर्डिंग टू द डीएनए पॉलीमरेज, बिकॉज वो 5' to 3' की फॉर्म में ही करेगा. सो यहाँ पे लूपिंग जो है, लूपिंग अकर्स, बट लूपिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी स्ट्रैंड की होगी जिसके अगेंस्ट जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है ऑन दी लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट, राइट. नाउ बट अभी भी जो थर्ड डीएनए पॉलीमरेज का कोर है इट रिमेन्स अनएंगेज्ड, ये अभी भी अनएंगेज्ड है, राइट. सो जो लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट है वहां पे जो सिंथेसिस होगी न्यू स्ट्रैंड्स की, इट अकर्स इन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट ओरिएंटेशन 5' to 3', while the DNA polymerase it synthesizes the nucleotide addition in the 5' to 3' direction, right. So ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है, एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है वो फॉर्म हो गया. दिस इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड बाय द बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प, जो कि नेक्स्ट आगे ही यहाँ पे द थर्ड डीएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम जो है वो रिक्रूट हो जाएगा, ठीक है. सो उससे पहले पहले प्राइमर्स जो है वो सिंथेसाइज होगा, ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड पे, and this primer template junction will be recognized by the sliding clamp loader and the sliding clamp, right. After their recruitment they will the unengaged DNA polymerase 3 जो है वो यहाँ पे recruit हो जाएगा and it will initiate the second synthesis of the Okazaki fragment and this process is carried out, right. So यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि on the continuous strand, the leading strand यहाँ पे एक ही डीएनए पॉलीमरेज एंगेज्ड होता है which carries out the elongation, right. While on the 5' to 3' template strand यहाँ पर 2 डीएनए पॉलीमरेजेस एंगेज्ड होते हैं which carries out the simultaneous synthesis of the Okazaki fragments, right. So in this way coordinated फैशन में जो है डीएनए की सिंथेसिस होती है जिसमें लीडिंग स्ट्रैंड एक साइड पे सिंथेसाइज हो रहा है और दूसरी ही साइड पे 5' to 3' टेम्पलेट स्ट्रैंड पे लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में सिंथेसाइज हो रहा है, राइट. नाउ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स द प्राइमर्स दे नीड टू बी रिमूव्ड, राइट. नाउ कम्स द removal of primer. So this is the last step of elongation process. So removal of primer जो है वो necessary हो जाता है because primers जो हैं ये composed होते हैं RNA के, ribonucleotide nucleic acid के, right. So they are not DNAs, they are RNAs.
which have uracil as sequences, right? So these primers, they need to be removed both from the leading strand and from the lagging strands, because lagging strand पे क्या है, इस तरह से प्राइमर जो है वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में सिंथेसाइज हुए हैं. सो आफ्टर दिस हैज बीन रीच्ड हेयर, these primers are removed. They need to be removed so that these fragments, they are joined together and they form a continuous strand on the lagging strand template, right? So ये removal जो है RNA primers की, ये initiate होती है by the DNA polymerase 1 enzyme, right? So second lecture में हमने किया था कि DNA polymerase 1 enzyme जो है ये special enzyme है बिकॉज इसके पास तीनों एक्टिविटीज होती हैं. एक स्पेशल एक्टिविटी विच इज दी 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, राइट, जिसको बोला जाता है प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी. सो इट इज द ओनली DNA polymerase among the 5 polymerases found in the prokaryotes जिसके पास एबिलिटी होती है प्राइमर को रिमूव करने की बाय इट्स 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. सो ये एंड से, ठीक है, सो एंड से क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेजेस को रिमूव करेगा, ठीक है, यहाँ से रिमूव करना शुरू करेगा. सो जैसे ही ये इस साइड को 5' to 3' डायरेक्शन में रिमूव करेगा प्राइमर को, वैसे ही ये न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो डीएनए के हैं उनको ऐड भी करेगा. सो इट सर्व्स बोथ फंक्शंस. एक तरफ ये आरएनए पॉलीमरेज आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेगा और दूसरी ही तरफ अपनी 5' to 3' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी से डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड भी करेगा, राइट. सो डीएनए पॉलीमरेजेस जो है 1, इट रिप्लेसेस आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द प्राइमर विद डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, राइट. सो ऐसा करने पे क्या होगा, दीज आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स विल बी रिमूव्ड, बट स्टिल यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ से ये डीएनए को ऐड भी कर रहा है दिस साइड, ठीक है, बट यहाँ पे स्टिल गैप रह जाएगा, ठीक है, ऑन दी लास्ट पार्ट एक छोटा सा निक जो है वो क्रिएट हो जाएगा, राइट, लाइक दिस. सो दिस निक विच इज क्रिएटेड हियर, इट हैज अ फ्री 5' phosphorus end and a free 3' OH group, right. Now this nick needs to be sealed ताकि ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं ये कॉन्टिन्यूस हो सकें ऑन दी 5' to 3' टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट. सो आफ्टर द लास्ट न्यूक्लियोटाइड जो कि रिमूव किया है डीएनए पॉलीमरेज 1 ने, एक निक रह जाएगा एंड दिस निक नीड्स टू बी सील्ड. सो इस निक की जो सीलिंग है वो कैरी आउट होती है बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम, राइट. सो डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट करता है इन दोनों एंड्स के बीच में, राइट. सो ये फॉस्फोडाइस्टर ग्रुप जो है ये डीएनए लाइगेज जो है कैटालाइज करता है. कैसे कैटालाइज करता है, जो फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पे इसकी एडिनाइलेशन होती है, राइट. एडिनाइलेशन होती है बाय निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, which is also termed as NMN, right. So now NMN जो है ये कहाँ से आता है, it comes from the NAD positive cofactor, ठीक है. सो डीएनए लाइगेज जो है ये यूज करता है NAD पॉजिटिव को एज अ कोफैक्टर, राइट. सो NAD पॉजिटिव को कोफैक्टर यूज करने की वजह से इस डीएनए लाइगेज एंजाइम का जो लाइसीन रेजिड्यू है उस पे NMN ग्रुप जो है वो ऐड होता है जिसको बोला जाता है एडिनाइलेशन, राइट. नाउ दिस NMN ग्रुप जो है इट इज देन ट्रांसफर्ड टू द फॉस्फोरस ऑफ द 5' एंड जो कि निक पे क्रिएट हुआ है, राइट. नाउ दिस फॉस्फेट जो है ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए. सो इसकी वजह से क्या होगा, जो ये OH ग्रुप है 3' OH का, ये अटैक करेगा इस फॉस्फोरस को एंड यहाँ से NMN जो है ये रिलीज हो जाता है,
राइट। सो एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है ये क्रिएट हो जाता है बिटवीन दी 5' फॉस्फोरस एंड दी 3' OH एंड ऑफ द निक, राइट। सो दिस इज हाउ डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो वर्क करता है। ऑलराइट, नाउ जितने भी प्रोटीन्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं इन द इनिशिएशन एंड द एलोंगेशन ऑफ द रेप्लिकेशन, दे ऑल आर टर्म्ड एज रेप्लियोसोम। उन सभी प्रोटीन्स को बोला जाता है रेप्लियोसोम। So repliosome is the all the entire complex which is responsible for the coordinated synthesis of the DNA, right? And these are these proteins: single-stranded binding proteins, DNAB, helicase protein, primase, polymerase 3, polymerase 1, ligase, DNA gyrase, and the initiator proteins that we discussed, right? So all these proteins together are termed as repliosome. Okay. Now the last stage of the replication process is the termination. So after the complete synthesis of the lagging and the leading strand, termination of the replication process occurs, right? So ये कैसे होता है? जो सर्कुलर डीएनए है प्रोकैरियोट्स का, इनके पास स्पेशल सीक्वेंसेस होते हैं which are termed as termination sequences or ter sequences. Right? Now ये ter sequences जो हैं ये 20 बेस पेयर के कंपोज्ड होते हैं एंड इनकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं इन द सर्कुलर डीएनए, राइट। नाउ इन ter सीक्वेंसेस की जो अरेंजमेंट है ऑन दी सर्कुलर डीएनए, इट इज समवॉट लाइक दिस, राइट। काउंटर क्लॉकवाइज जो रेप्लिकेशन फोक इस साइड को मूव कर रही है अनवाइंडिंग, एंड जो इस साइड को मूव कर रही है, ठीक है। नाउ ये एक दूसरे को ओवरराइड ना कर दे एंड री रेप्लिकेशन ना हो जाए दोबारा से, ठीक है। उसको अवॉइड करने के लिए ter सीक्वेंसेस जो हैं ये एक स्पेशल ट्रैप की फॉर्म में जो है अरेंज होते हैं, राइट। सो दे आर अरेंज्ड इन अ स्पेशल ट्रैप फॉर्म, राइट। सो इस वजह से क्या होता है, जो रेप्लिकेशन फोक इस साइड से आ रही है ये मूव करेगी यहाँ को, बट ये वापस पीछे को नहीं जा सकती, राइट। सो इट हेल्प्स द रेप्लिकेशन फोक टू मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, राइट। सो जैसे ही दोनों रेप्लिकेशन फोक्स अपनी अपनी साइड से इन ter सीक्वेंसेस से आएंगी, दे विल मीट विद ईच अदर, एंड जैसे ही वो एक दूसरे के साथ मीट करेंगे एक स्पेसिफिक ter सीक्वेंस पे, the replication procedure will halt, right? So this will terminate the replication process. Okay, now these ter sequences, they are recognized by specific set of proteins. इनको बोला जाता है TUS proteins. TUS stands for terminus utilization substance, राइट। सो हर ter सीक्वेंस पे वैसे तो एक ही TUS प्रोटीन जो है वो एक ही ter सीक्वेंस पे जो है वो बाइंड करता है, राइट। सो इन केस अगर रेप्लिकेशन फोक जो है, ये वाली रेप्लिकेशन फोक जो है, इट मूव्स इनटू दी अनदर रेप्लिकेशन फोक, ठीक है। किसी रीजन से फॉर एग्जांपल ये वाली रेप्लिकेशन फोक जो है ये हॉल्ट हो गई है, रुक गई है, ठीक है। सो ये वाली रेप्लिकेशन फोक जो है वो इस साइड ना आ जाए, इसको अवॉइड करने के लिए टू प्रिवेंट द ओवरराइडिंग ऑफ वन रेप्लिकेशन फोक, TUS सीक्वेंस जो है ये हॉल्ट कर देता है रेप्लिकेशन फोक को वहीं पे, राइट। सो TUS ter कॉम्प्लेक्स जो है
it prevents overriding of one fork over the other, right? So this is how termination जो है वो occur करती है in case of prokaryotes. Now after the new strands they have been synthesized, and upon reaching the ter sequences where both the replication forks meet and the process of replication completes, डीएनए जो है वो कैटिनेट्स की फॉर्म में जो है वो अरेंज हो जाता है, राइट? ओके, सो ये जो कैटिनेटेड क्रोमोसोम्स हैं ये इस तरह से एक दूसरे के साथ यहाँ पे अरेंज रहते हैं, ठीक है, वन सर्कल विद इन दी अनदर, इस तरह से. दे नीड टू बी रिमूव्ड, राइट? सो इनको रिमूव करने के लिए एक अनदर प्रोटीन आता है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन, दैट इज डीएनए टोपोआइसोमरेज 4, राइट? which is DNA topoisomerase 4, which is a type of, it is a type of DNA topoisomerase 2, ठीक है, टोपोआइसोमरेज 2 का ही टाइप होता है ये डीएनए टोपोआइसोमरेज 4, जो कि डबल स्ट्रैंड निक क्रिएट करता है और सेपरेट कर देता है दोनों क्रोमोसोम्स को, ठीक है, जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं इन दोनों को सेपरेट कर देता है, or the catenated chromosomes, right? So with this we have completed the replication process in the prokaryotes. Okay, now बायोकेशन अकेडमी के साथ आप लोग अपने ड्रीम्स को रियलिटी में टर्न कर सकते हो. हम आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर लेकर आए हैं. वी आर स्टार्टिंग आवर CSIR बैच फ्रॉम जुलाई मंथ, एंड इट इज़ जस्ट फॉर ओनली 10,000 रुपीज़, जिसमें आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, एंड वी विल क्यूरेट अ स्ट्रेटेजिक एंड शेड्यूल फॉर यू दैट हाउ यू कैन अचीव योर टारगेट्स, स्मॉल टारगेट्स, उनको कैसे आप अचीव कर सकते हो, राइट? एंड डेली टास्क मिलेंगे आपको, एंड यू विल हैव अ लाइफ टाइम एक्सेस. जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं. सो फॉर मोर डिटेल्स अबाउट अनदर एग्जाम्स जो कि आप टारगेट करना चाहते हो, वी ऑल्सो प्रोवाइड materials for and lectures for CUET exams as well as TAT exams, so you can get the details on the given numbers, right? So we'll meet in the next lecture, which will be on replication in eukaryotes. So till then, take care and thank you so much.